गांव के चौपाल में भीड़ जमा थी। रूपाली ने सबके सामने खड़े होकर साहस से कहा, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने दोस्त के साथ न्याय किया है। लोग चुप थे, कुछ भ्रम में, कुछ निर्णय के इंतजार में। रूपाली की बातों में दर्द था, लेकिन सच्चाई भी। उसने कहा, वह व्यापारी जो आज मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहा है, वही था जो मेरे पति के इलाज के लिए पैसे देने को तैयार था। शर्त ये थी कि मैं उसके पक्ष में गवाही दूं, चाहे वो सही हो या गलत। रूपाली ने वो शर्त मानी नहीं, लेकिन उसने झूठ भी नहीं बोला। दोस्ती और ईमानदारी के बीच उलझी रूपाली को अब गांव वालों का फैसला सुनना था। सरपंच ने कहा, हमने सबकी बातें सुनी। यह सही है कि शर्त के अनुसार रूपाली को एक टांग की कीमत चुकानी थी, लेकिन इंसानियत की कीमत क्या होती है, ये हम नहीं भूल सकते। व्यापारी ने गुस्से में कहा, मैं अभी चाहता हूँ कि शर्त पूरी की जाए। रूपाली ने दृढ़ता से कहा, अगर इंसान की एक टांग की कीमत तय हो सकती है तो इंसाफ की कीमत भी होनी चाहिए। लेकिन मुझे अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। तभी एक बुजुर्ग उठ खड़ा हुआ, बेटी, तूने सच्चाई का साथ दिया है और यही सबसे बड़ा धर्म है। सरपंच ने निर्णय सुनाया, इस पंचायत का फैसला है, रूपाली निर्दोष है। व्यापारी ने जो शर्त रखी थी वो अमानवीय है और ऐसे लालच को हम गांव में जगह नहीं देंगे। साहूकार झुंझलाता हुआ चला गया। रूपाली ने मुस्कुराते हुए सबको प्रणाम किया और अपने घर की ओर लौट गई, सिर ऊंचा करके। रूपाली घर तो लौट आई, पर उसकी आंखों में चैन नहीं था। गांव वालों ने तो न्याय दे दिया, मगर उसके पति देवनाथ को अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता थी। वो शहर से लौटने वाला था और रूपाली के मन में डर था कि कहीं वो भी उसे गलत न समझ बैठे। शाम को जब देवनाथ घर आया, उसने देखा रूपाली कुछ सोच में डूबी हुई है। क्या हुआ रूपा? देवनाथ ने प्यार से पूछा। रूपाली ने सब कुछ बता दिया, साहूकार की शर्त, पंचायत का फैसला और अपनी लड़ाई। देवनाथ चुप रहा। कुछ पल बाद उसने धीरे से रूपाली का हाथ थामा और कहा, मैं जानता हूँ मेरी रूपा कभी झूठ नहीं बोलेगी। तुमने जो किया वो एक बहादुर इंसान ही कर सकता है। रूपाली की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार डर के नहीं, राहत के। साहूकार हार मानने वाला नहीं था। उसने गांव के कुछ लालची लोगों को अपने साथ मिला लिया और योजना बनाई कि रूपाली को बदनाम किया जाए। वह चाहता था कि उसकी हार को लोग भूल जाएं और रूपाली को कटघरे में फिर लाया जाए। इसी बीच गांव की एक और औरत शांति, जो खुद साहूकार की लालच का शिकार बन चुकी थी, सामने आई। शांति ने पंचायत में आकर सबके सामने कहा, रूपाली अकेली नहीं है। हम सब औरतें जो हर दिन अन्याय झेलती हैं, अब चुप नहीं रहेंगी। अब गांव में एक नई लहर चल पड़ी, बदलाव की लहर। सरपंच और बाकी बुजुर्ग चौंक गए, पर इस बार गांव के नौजवान, महिलाएं और बच्चे सब साथ थे। उन्होंने तय किया कि गांव में एक महिला न्याय समिति बनाई जाएगी, जहां कोई भी महिला अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत कर सके। रूपाली इस समिति की पहली अध्यक्ष बनी। कभी कभी
एक व्यक्ति की सच्चाई पूरी व्यवस्था को बदल देती है। रूपाली ने जो बीज बोया अब वो बदलाव का वटवृक्ष बन चुका था। रूपाली के नेतृत्व में गांव की महिलाएं अब आवाज़ उठाने लगी थीं। न्याय समिति बनने के बाद कई वर्षों से दबे हुए मामलों को उजागर किया गया। गांव में एक नई चेतना आ चुकी थी, लेकिन साहूकार को यह मंजूर नहीं था। उसने कागजी ताकत का सहारा लिया। पुराने कर्ज के झूठे दस्तावेज बनवाकर रूपाली के घर पर जायदाद कब्जे का दावा ठोक दिया। एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। पटवारी और पुलिस 2 सिपाही लेकर आए। ये जमीन अब साहूकार के नाम है। आपको 7 दिन में घर खाली करना होगा। गांव वाले हैरान रह गए। रूपाली एक बार फिर अकेली पड़ने लगी। कुछ लोग डर के मारे चुप थे, कुछ ने मुंह फेर लिया, लेकिन शांति और न्याय समिति की औरतें आगे आईं। हम तुम्हारे घर के सामने धरना देंगे जब तक ये अन्याय रुकेगा नहीं, हम हटेंगे नहीं। रूपाली ने साहूकार को खुली चुनौती दी। अब मैं डरूंगी नहीं, अदालत जाऊंगी और इस बार तेरे झूठ के हर दस्तावेज की असलियत सबके सामने लाऊंगी। रूपाली ने पुराने दस्तावेजों की जांच करवाई। आरटीआई से साहूकार की मिलीभगत सामने आई। नकली दस्तावेज, फर्जी गवाह, सब खुलकर उजागर हुआ। केस में गांव के एक ईमानदार वकील ने रूपाली की मदद की। वकील सतीश बाबू, जो पहले खुद डर से चुप रहते थे। जज ने फैसला सुनाया, साहूकार के सारे दस्तावेज फर्जी हैं। रूपाली देवी की जमीन सुरक्षित है और साहूकार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा। रूपाली मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में सिर्फ जीत नहीं, एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। अंत नहीं, शुरुआत है। रूपाली अब सिर्फ गांव की महिला नहीं रही, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। सरपंच ने पंचायत में घोषणा की, हम अब हर साल 8 मार्च को रूपाली दिवस मनाएंगे, जहां गांव की बेटियां अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी। रूपाली की जीत के बाद गांव में उत्सव सा माहौल था। लोग उसे आदर की नज़रों से देखने लगे थे, लेकिन इस सब के बीच उसके पति देवनाथ कुछ परेशान रहने लगा। रातों को नींद में बड़बड़ाता, चिट्ठियाँ छुपाकर रखता और अचानक शहर चला जाता। एक दिन रूपाली ने उसे टोक ही दिया, देव, कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। अब जब हम सच्चाई के लिए लड़ चुके हैं तो अपने ही घर में झूठ क्यों? देवनाथ चुप रहा। कुछ देर बाद उसने एक पुरानी संदूक निकाली। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज थे, एक वर्दी और एक तस्वीर, जिसमें वो एक और औरत और बच्ची के साथ था। रूपाली की आंखों में आंसू भर आए, पर देवनाथ ने सिर झुकाकर कहा, रूपा, ये वो हिस्सा है मेरे अतीत का जिससे मैं खुद भी डरता रहा हूँ। शादी से पहले मेरी एक दूसरी जिंदगी थी, एक बीमार पत्नी और एक बेटी। पत्नी की मौत के बाद बेटी अनाथालय चली गई और मैं तुम्हारे पास आया। रूपाली को विश्वास नहीं हो रहा था। तो क्या वो बच्ची आज जिंदा है? हाँ, देवनाथ ने कहा। मैं हर महीने अनजान बनकर पैसे भेजता रहा, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, कॉलेज में है और अब उसने पूछना शुरू कर दिया है कि उसके पिता कौन हैं।
रूपाली कुछ देर चुप रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, सच से भागने का वक्त अब गया। चलो उस बच्ची से मिलते हैं और उसके जीवन में वह नाम वापस देते हैं जो तुमने छुपा लिया था। रूपाली और देवनाथ अनाथालय से संपर्क करते हैं। वहाँ से पता चलता है कि लड़की का नाम आसिमा है और वह एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी है जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। आसिमा जब अपने पिता को देखती है तो पहले गुस्से से भर जाती है। अब क्यों आए हो? जब ज़रूरत थी तब कहाँ थे? रूपाली आगे बढ़ती है और कहती है, तुम्हारे पापा ने भले ही गलती की, लेकिन अब उस गलती को सुधारने का वक्त है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ चलो अपने घर। आसिमा की आंखें भर आईं। वो धीमे से कहती है, अगर आप जैसे इंसान उनके साथ हैं तो शायद मैं भी दोबारा रिश्तों पर भरोसा कर सकती हूँ। हर इंसान की ज़िंदगी में एक अधूरी कहानी होती है, लेकिन सच्चाई और स्वीकार करने की हिम्मत से वो कहानी भी पूरी की जा सकती है। आसिमा अब गांव में आ चुकी थी। शुरू में वो थोड़ी झिझकती थी, लेकिन रूपाली ने उसे न सिर्फ अपनाया बल्कि पूरे गांव से उसका परिचय भी कराया। सरपंच से लेकर स्कूल की लड़कियां तक सबने आसिमा को खुले दिल से अपनाया। वो अब गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। रूपाली के साथ वह महिलाओं को कानूनी और सामाजिक अधिकारों की ट्रेनिंग देती थी। धीरे धीरे रूपाली और आसिमा के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। रूपाली उसे बेटी की तरह संभालती और आसिमा उसे माँ कहकर बुलाने लगी। लेकिन शांति से ज़िंदगी कहाँ चलती है। गांव के ही एक पुराने जमींदार वीरेंद्र सिंह को ये बदलाव रास नहीं आ रहा था। औरतें अब पंचायत में बोलने लगीं, लड़कियां शहर जाने की बात करने लगीं। ये सब उस रूपाली और उसकी नई बेटी का असर है। उसने अपने चहेतों के साथ मिलकर गांव के लड़कों को भड़काना शुरू किया। अब हमारे मर्दों की कोई इज्जत नहीं रही, औरतें राज कर रही हैं। एक दिन स्कूल में आग लगा दी गई। रात के अंधेरे में किसी ने पेट्रोल छिड़ककर स्कूल की किताबें और दीवारें जला दी। सबकी आंखें आसिमा और रूपाली की तरफ थी। गांव फिर दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ बदलाव के समर्थक, दूसरी ओर पुराने सोच वाले। रूपाली ने गांव की खुली सभा बुलाई। अगर हमारी बेटियां पढ़ेगी नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी? अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं बार बार ये गुनाह करूँगी। आग से किताबें तो जलाई जा सकती हैं, लेकिन ज्ञान नहीं। आसिमा मंच पर आई और कहा, मैं इस गांव की बेटी हूँ। जिसने आग लगाई है वो डरता है हमसे, हमारे विचारों से, लेकिन माँ ने सिखाया है डर के आगे जीत है। रूपाली और आसिमा ने मिलकर एक योजना बनाई। गांव में एक नया स्कूल बनेगा जो लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा केंद्र होगा और उसकी नींव रखी जाएगी। उस दिन जब स्कूल में आग लगी थी, ताकि उस दिन को हार की नहीं शुरुआत की तारीख बनाया जाए। एक शाम आसिमा पुराने कागजात टटोल रही थी। तभी एक फाइल में उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली जो शायद उसकी
असली माँ ने अनाथालय छोड़ते वक्त लिखी थी। कागज थोड़ा फटा हुआ था, स्याही धुंधली हो चुकी थी, लेकिन कुछ पंक्तियाँ साफ थीं। मेरी प्यारी बेटी, जब तू ये पढ़ेगी शायद मैं बहुत दूर हो चुकी होंगी। तेरा पिता तेरी जिम्मेदारी नहीं ले पाया, लेकिन मैंने तुझे छोड़ा मजबूरी में, नफ़रत में नहीं। मैं रेखा एक कलाकार थी, पर औरत होने की सज़ा मैंने कई बार भोगी। अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन तू मुझे ढूंढ लेगी, और तब मैं तुझसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? आसिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार ये नाम सुना, रेखा। उसने रूपाली को ये चिट्ठी दिखाई। रूपाली ने उसे सीने से लगाया और कहा, अब जब सवाल उठ गया है तो जवाब भी ढूंढा जाएगा। चलो हम तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। देवनाथ ने रेखा के बारे में बताया। हाँ, मैं रेखा को जानता था। हम एक थिएटर ग्रुप में थे। बहुत तेज और आज़ाद ख्यालों वाली औरत थी, लेकिन जब समाज ने उसे अकेला छोड़ा तब उसने मुझसे दूर होना बेहतर समझा। पुराने थिएटर ग्रुप, अखबारों की कटिंग, एक पुराने रंगमंच के मालिक की मदद से उन्हें पता चला कि रेखा अब वाराणसी के घाटों में कहीं रहती है और अब एक साध्वी बन चुकी है। घाटों की भीड़ में रूपाली और आसिमा को एक साध्वी दिखी, चुपचाप बैठी हुई, ध्यान में लीन। रूपाली ने उसका नाम लिया, रेखा जी। साध्वी ने आंखें खोली। आसिमा उसके सामने खड़ी थी, एक लंबा मौन। फिर रेखा ने बस इतना कहा, तुम? आसिमा ने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या आप मेरी माँ हैं? रेखा की आंखें भर आईं। हाँ, और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी। रेखा ने अपनी कहानी बताई, कैसे उसने थिएटर छोड़ा, समाज के तानों से भागी और फिर एक दिन खुद को त्याग कर एक साध्वी बन गई। तुम्हारे पिता से मैंने कोई शिकायत नहीं की, बस खुद से कर ली थी कि मैं क्यों औरत होकर सपने देखती रही। आसिमा ने उसका हाथ थाम लिया। अब शिकायतें नहीं माँ, सिर्फ जवाबदारी। आप चलिए हमारे साथ। माँ के बिना घर अधूरा है। रेखा ने रूपाली को देखा। तुमने मेरी बेटी को मुझसे बेहतर माँ बनकर पाला। तुम्हारा कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। रूपाली मुस्कुराई। एक माँ दूसरी माँ को कर्ज में नहीं रखती, बस बेटी को साथ रखती है। माँ कोई एक चेहरा नहीं होती, वो संवेदना होती है जो जन्म से भी बड़ी होती है। सच्चाई की राह मुश्किल होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।